जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। कल का दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। 294 सीटों वाले इस बड़े चुनावी महासंग्राम में 293 सीटों के नतीजे सामने आएंगे, जबकि फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा से मतदान की वजह से वहां का फैसला अभी बाकी रहेगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और रुझानों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। हर राउंड के साथ तस्वीर साफ होती जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही, क्या ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता में वापसी करेगी या बीजेपी इस बार इतिहास रच पाएगी। इस चुनाव में जिस तरह का माहौल रहा, तीखी बयानबाजी, जबरदस्त प्रचार और हाई वोल्टेज मुकाबला, उसने इसे देश की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में शामिल कर दिया है। जमीनी स्तर पर दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी और यही वजह है कि मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। अब निगाहें सिर्फ नतीजों पर है। बंगाल में कौन बनाएगा सरकार, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी, और क्या बंगाल की जनता बदलाव चुनेगी या फिर भरोसा कायम रखेगी, इन सभी सवालों के जवाब कल मिलेंगे। हम आपके लिए हर अपडेट, हर रुझान और हर बड़ी खबर लेकर लगातार बने रहेंगे और सबसे तेज नतीजे सिर्फ देखिए लाइव टाइम्स पर। अब देखिए, बंगाल में 294 में से 293 सीटों पर नतीजे कल आएंगे। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पश्चिम बंगाल पर पूरे देश की निगाहें गड़ी हुई हैं और ऐसे में जब रुझान यहां पर शुरू होंगे आने, उसके साथ ही धड़कनें जो हैं तमाम उन पार्टी के उम्मीदवारों की भी बढ़ती नजर आएगी, जिन्होंने अपनी जान की बाजी इस रण में लगाई हुई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जारी सियासत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले कर दी गई है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 700 कंपनी सीएपीएफ तैनात की गई है। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम के सबसे भीतरी घेरे में सेंट्रल फोर्स के जवान 24 घंटे तैनात हैं। उसके बाद दूसरी लेयर में भी सीएपीएफ के जवान अलग अलग पॉइंट पर तैनात हैं। वहीं तीसरी लेयर की सुरक्षा का जिम्मा बंगाल पुलिस को दिया गया है। पुलिस ने ईवीएम स्ट्रांग रूम में सेंटर के 200 मीटर के दायरे में 500 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर माफ कीजिएगा 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद पूरे बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां और जवान दिख रहे हैं। तो चारों तरफ तैनाती यहां पर दिख रही है। 5 से ज्यादा लोग जो है इस पूरे परिसर के आसपास नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। और अब यहाँ पर 4 मई को क्या होगी विजय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, या फिर भरोसा कायम रहेगा टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर। अब देखिए, तीसरे लेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंगाल पुलिस के जवान जो हैं तीसरे लेयर की सुरक्षा में तैनात हैं। 700 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई हैं। बंगाल में अब काउंटिंग में करीब 24 घंटे का ही समय बचा है और ऐसे में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग यहां पर फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बंगाल में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा लगातार कड़ी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती की है। काउंटिंग के दौरान आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। साथ ही 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित कर सके। तो देखिए, यहाँ पर एडिशनल काउंटिंग सुरक्षा देखी जा रही है। काउंटिंग के दिन को लेकर सुरक्षा जो है वो लगातार पुख्ता होती जा रही है। चुनाव आयोग एक्शन मोड में नजर आ रहा है और काउंटिंग को लेकर बड़े फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 165 एडिशनल काउंटिंग और ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया है और चुनाव आयोग ने 77 पुलिस ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। कड़ा पहरा और कड़े पहरे के बीच कल मतगणना। और चलिए अब एक और बड़ी खबर यहां पर नतीजों से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों से पहले ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। ममता ने कहा है कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल्स पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं और इन्हें सिर्फ लोगों को गुमराह करने और शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उनका आरोप है कि बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है और इस बार भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। अब सबकी नजरें नतीजों पर है, जहां साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। तो ममता बनर्जी
एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करती हैं। वो कह रही हैं एग्जिट पोल जो है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में आकर ही जारी किए गए हैं, शेयर बाजारों के लिए केवल ये जारी किए गए हैं, जबकि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। बता दें कि आपको 8 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, और जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में एग्जिट पोल जो है वो जारी किए गए हैं और ये गलत हैं और गलत साबित होंगे। हालांकि जो टीएमसी है वो अपना ही एग्जिट पोल बताती है, जिसमें 200 के पार की सीटें वो कहती है कि हम 200 से पार जाएंगे और बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, एक बार फिर दमखम के साथ वापसी हम करेंगे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। और चलिए अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। काउंटिंग से पहले एक्शन में सीएम ममता बनर्जी, कार्यकर्ताओं को ममता ने बताया एक्शन प्लान, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में ना छोड़े, ये ममता बनर्जी ने कहा है। बैठक कल देखी गई थी जिसमें यहां पर काउंटिंग सेंटर को लेकर तमाम जानकारियां साझा की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि आखिरी वोट की गिनती तक काउंटिंग सेंटर जो है वो छोड़ना नहीं है, पैनी निगाहें बनाए रखनी है, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करनी है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अब जाहिर सी बात है कल काउंटिंग होगी तो शिकायतें भी सामने आ सकती हैं, जिस तरीके से मतदान के दौरान आई थी। काउंटिंग से पहले एक्शन में नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कार्यकर्ताओं को ममता ने अपना पूरा एक्शन प्लान कल के दिन का बताया है और इसी के साथ काउंटिंग सेंटर पर बने रहने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि एक एक वोट पर पैनी निगाहें रखनी है, किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत, कोई भी खामी नजर आती है तो उसकी तुरंत शिकायत करनी है। और चलिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। उससे पहले हलचल जो है राजनीतिक गलियारों में तेज है। यहां पर बैठकों का सिलसिला कल के दिन को लेकर लगातार टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी सांसें अटकी हुई हैं, उम्मीदवारों की निगाहें जो हैं वो कल के दिन पर है। महज 24 घंटे का वक्त, उससे पहले बैठकों का सिलसिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब समय काफी कम बचा है। कल इस समय तक जो है कि वो काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी और अभी तक इसमें डाक जो है कि डाक पत्रों की जो है कि मतपत्रों की गिनती चल रही होगी इस समय तक। तो ये जो अगले 24 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण, और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा लंबा कैंपेन करती हैं उनके कार्यकर्ता थक भी जाते हैं। ममता बनर्जी काफी पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, वो इन सब चीजों को समझ रही होती हैं, इसलिए देखिए वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही हैं कि जब गिनती हो काउंटिंग स्थल पे तो वो लास्ट समय तक बने हुए रहे। अगर सोच के देखिए कि उस दिन रात में भी ममता बनर्जी 4 घंटे तक लगातार काउंटिंग स्थल पे बनी हुई थी, रात के समय में भी। वो मूलतः क्या था? वो मूलतः ये था कि या तो फिर ये काम तो उनके कार्यकर्ता भी कर सकते थे, मुख्यमंत्री को खुद ही वहां पे पहुंचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना है कि अगर एग्जिट पोल्स के कारण से किन्हीं के विश्वास में कोई कमी ना आ जाए उनके कार्यकर्ताओं में। कई बार हम लोगों ने कई सारे चुनाव में देखा है कि जब कई राउंड की शुरुआती एग्जिट पोल में कोई पार्टी हार जाती है, उसके बाद गिनती के स्थान पे, मतगणना स्थल पे जो है कि कुछ राउंड जो है वो पीछे होने लगते हैं, तो फिर उनके कार्यकर्ता काउंटिंग स्थल को छोड़ के ही बाहर निकल जाते हैं। तो वो परिस्थितियां ना बने, उसके लिए ममता बनर्जी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी। देखिए ये चुनाव अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के लिए ही, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मैं बिल्कुल कह रहा हूं, क्योंकि देखिए केरल के संदर्भ में कोई ज्यादा विवाद की स्थिति नहीं है। वहां पे तमाम जगह पे जो है कि जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि वहां एलडीएफ जो है कि वो अब काफी कमजोर हालत में है पहले से, और यूडीएफ जो है कि वो बेहतर स्थिति में है। तमिलनाडु में भी जो है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं कम है। विजय फैक्टर ही अगर बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुआ तभी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो डीएमके की स्थिति वहां पे मजबूत ही दिख रही है अभी तक। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेके जैसा आपने बताया कि 6 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 2 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां पे ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। तो एग्जिट पोल्स के लिए भी पश्चिम बंगाल हमेशा एक संकट की स्थिति बनाती रही है। वहां के नब्ज को पकड़ना एग्जिट पोल्स के लिए आसान नहीं रहा है। और अगर हम लोग देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल सेगमेंट की बात कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा को किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो हम लोगों ने देखा है कि तमाम एग्जिट पोल्स उसमें गलत हुए हैं। उसी तरह से 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के, उसमें भी कुछ एक लोग ही ममता बनर्जी को सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे और अधिकांश एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहे थे। तब भी एग्जिट पोल्स गलत हुए थे।
और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कोई जो है कि भारतीय जनता पार्टी को 12 लोकसभा सीटें नहीं दे रहा था पश्चिम बंगाल में। अधिकांश लोग 20 या 20 से ऊपर की सीटें ही अधिकांश एग्जिट पोल्स वहां पे दे रहे थे। तो एग्जिट पोल्स पश्चिम बंगाल के मामले में एक चुनौती की स्थिति में रहती है, और ममता बनर्जी ने बड़ी बखूबी के साथ अपने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तरफ से लोगों का ध्यान हटा के भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ बड़े मुद्दे बनाए, जैसे कि उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से ध्यान हटा दिया लोगों का। और वहां पे जो हम लोगों ने देखा कि बिहार में एसआईआर जो है वो एक चुनावी बिसात का कोई मुद्दा नहीं बन पाया था। बहुत प्रयास किया विपक्षी पार्टियों ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो मुद्दा बनता हुआ भी दिखा हम लोगों को। भारतीय जनता पार्टी देखिए वहां पे आरजीकर, संदेश खाली, महिला सुरक्षा के गंभीर मामले वहां पे उठाती भी रहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि ये जो महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, सुरक्षा के, ये उनके शहरी महिलाओं तक तो वो पहुंचाने में, संदेश पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अभी भी देखें कि ग्रामीण महिलाओं में ममता बनर्जी जो है कि वो अपनी जो तमाम लाभार्थी योजनाएं, तमाम स्कीम्स जो चलाती है, उस कारण से वहां पे उसको निष्प्रभावी कर देती है। और एक अच्छा खासा जो है कि अपना समर्थक वर्ग, लाभार्थी वर्ग, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया था उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो हम लोग देखते हैं कि डीएमके, एआईडीएमके, वो जलीटा के जमाने से ही वो लोग टीवी से लेकर फ्रिज से हर कुछ बांटा करते थे। लेकिन उत्तर भारत में ये जो लाभार्थी स्कीम वाली स्कीम है, उसको ममता बनर्जी ने बखूबी जो है अपने समर्थकों तक और महिला समर्थकों तक पहुंचाया, और उस कारण से वहां पे एक अलग सी स्थिति उन्होंने बनाई है। तो ये कई सारे घटक हम लोग को दिखते हैं इस चुनाव में कि यहाँ पे ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, चूंकि देखिए 15 वर्ष का जब शासन होता है तो आपके सत्ता विरोधी रुझान कई आने लगते हैं, और उन रुझानों से निपटने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी एक अलग से रणनीति तैयार की हुई है यहाँ पे। और उसमें कई मॉडल तो आपको वैसे ही दिखेंगे जो मॉडल भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में अपनाते हुए दिखती है। ठीक है। अगर राहुल लाल जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि जो एग्जिट पोल आए हैं, ऐसे में पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल निकाल पाना कितना सटीक है ये कहना बड़ा मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां का वोटर साइलेंट वोटर होता है पश्चिम बंगाल का, और वहां के वोटर्स खुलकर कुछ भी कहते नहीं है। लेकिन इस बार देखा गया कि काफी तादाद में लोग जो है वो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं। कल भी अगर हम फाल्टा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर हंगामा हुआ, वहां पर गंभीर आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जो है वो लगाए गए। लेकिन टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2-2 हजार में लाए गए लोग हैं जो कि यहां पर हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले तो कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, इतनी तादाद में खबरें ऐसी नहीं सामने आई, लेकिन यहां पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं, जो जनता अब खुलकर बोल रही है, गंभीर आरोप टीएमसी पर, खास करके जहांगीर खान पर लगाए गए? देखिए, मैं मानता हूं कि ये एक बेहद गंभीर है। जिस प्रकार से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, वहां पे अगर कोई भी इस प्रकार की स्वर आ रही है तो उन स्वरों को मैं बड़ा गंभीर स्वर मानता हूं। और देखिए, सवाल इसके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि जो 2,40,000 अर्धसैनिक बलों के साथ चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहा था, फिर फाल्टा में ऐसी स्थितियां क्यों आ गई? देखिए, चूंकि 15 मार्च से वहां पे एक तरह से मैं देख पा रहा हूं कि चुनाव आचार संहिता लागू है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से तमाम जो डीजीपी थे या फिर जो है कि मुख्य सचिव थे, उन सब लोगों के आईएएस स्तर पे पूरी तरह से जो है कि ट्रांसफर कर दिया गया, निचले स्तर पे भी पूरी तरह से अधिकारियों को बदल दिया गया, और पूरे चुनाव की कमान जो है वो अर्धसैनिक बलों के पास रही। पूरा निर्णय जो है वो इलेक्शन कमीशन लेता हुआ रहा। तो सबसे पहला नंबर महत्वपूर्ण चीज थी, फाल्टा में इस प्रकार की घटना घटी। कल हम लोगों ने देखा डायमंड हार्बर और दूसरे जगह पे टोटल 15 बूथों पे रिपोलिंग की स्थिति बनी, और कल करा भी लिया गया रिपोलिंग। अगर फाल्टा में ये चीज हुआ भी था तो फिर वहां पे भी रिपोलिंग जो है कि कल करवा सकते थे। तो जब वहां के 15 बूथों पे रिपोलिंग हो गई, अब फिर एक फ्रेश जगह पे फाल्टा में इस प्रकार की शिकायत आए, तो देखिए मैं दो चीजें कहूंगा इसमें कि इस शिकायत के निवारण में और इसमें कि पूरे के पूरे विधानसभा में फिर से चुनाव कराने हैं, इस निर्णय को लेने में भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा, चुनाव आयोग को अच्छा खासा समय लगा है इसमें, वो नहीं लगना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी है कि अर्धसैनिक बल और चुनाव आयोग जो कि इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि इसी चुनाव आयोग ने बिहार में, वहां पे विधानसभा चुनाव उसके पहले संपन्न हुए थे, और चुनाव आयोग बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उपलब्धि की गिनती करा रहे थे कि एक भी बूथ पे बिहार में हमें रिपोलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, यहाँ तो 15 बूथों पर कल रिपोलिंग हुई थी, लेकिन फाल्टा जैसी जो खबरें आई हैं वो चौंका देने वाली खबरें हैं। और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को उसी में सचेत हो जाना चाहिए था
जब मालदा में न्यायिक अधिकारियों को एक तरह से महिला न्यायिक अधिकारी समेत जो है कि उनको बंधक बना लिया गया था, तब भी देखिए सुप्रीम कोर्ट को आपको याद होगा कि बड़ी कठोर टिप्पणियां आई थी डीजीपी को लेके और मुख्य सचिव को लेके कि भाई न्यायिक अधिकारी और उनके छोटे बच्चे भी अगर बंधक बना लिए जा रहे 7-8 घंटे तक, तो फिर वहां पे क्या ही स्थिति बनी हुई है। उस समय भी चुनाव आयोग ने उन डीजीपी महोदय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमें लग रहा है कि ये कहीं कहीं एक जब इतना शांतिपूर्ण इलेक्शन हो रहा था, उस जगह पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़ी चूक के रूप में भी देखता हूं। आज जरूर भारतीय जनता पार्टी सीधे आरोप लगा रही है कि टीएमसी के लोग हैं वो, लेकिन जो उसमें आरोप लगते हुए रहा और कल जो हम लोगों ने तमाम बयान देखे, उसमें वो लोग ये भी चीज बोल रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं फाल्टा में, कि टीएमसी के जो जिन लोगों ने टीएमसी को वोट दिया, उनकी भी पिटाई की जा रही है। जब इसके एक और ज्यादा पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि भाई टीएमसी को वोट देने के बावजूद भी आप लोगों की पिटाई क्यों की गई, तो फिर उसके बाद उत्तर मिला कि नहीं, हिंदू होने की सजा मिल रही है, जो भी हिंदू थे उनकी पिटाई की जा रही थी यहाँ पे। तो फिर देखिए एक सहज कॉमन सेंस से भी कई सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे कि अगर टीएमसी केवल 27% मुस्लिम वोटों के आधार पर तो जो सत्ता में आने का प्रयास तो वो करेगी नहीं, उसको हिंदू वोट भी चाहिए। तो ये इलेक्शन कमीशन को मुझे लग रहा है कि जो लोग भी जिम्मेदार है, उन्होंने ठीक है कि कई लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन हमें लग रहा है कि इस पूरे मामले की बड़ी सघन जांच होकर लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मतदाताओं को डराने धमकाने जैसी कोई स्थितियां नहीं बननी चाहिए। और कल 293 सीटों पर मतगणना होगी और फाल्टा के बारे में पूरा 21 मई को चुनाव होगा फिर से। तो ये कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए, वहां पे फाल्टा को लेके कई सारे प्रश्न अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल इस पर बने हुए हैं और राहुल लाल जी यही वजह है कि वहाँ के लोग जो हैं ये कहते भी सुनाई देते हैं कि आप चुनाव करवाइए लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करवा कर चुनाव करवाइएगा। तो उसका जो सही मतलब है वो समझ आ रहा है फाल्टा में जो हो रहा है। और लेकिन गनीमत ये है कि इस बार सुरक्षा के प्रबंध कुछ इस तरीके से थे कि कोई भी मौत की खबर चुनाव के यानी कि मतदान के दौरान सामने नहीं आई। वरना अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पर मौत की खबरें सामने ना आती हों पश्चिम बंगाल से। फिलहाल कल का दिन बेहद सेंसिटिव है पश्चिम बंगाल के लिए वाला है। कल काफी बवाल जो है वो होने वाला है। आलोक वत्सी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर। महज 24 घंटे का वक्त है और उससे पहले ही यहां पर सबकी धड़कनें, खास करके ममता बनर्जी की धड़कनें जो हैं इस वक्त काफी बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है पुख्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। कड़े एक्शन एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखे जा रहे हैं। तो वही मीटिंगों का सिलसिला टीएमसी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जा रहा है। कल किस तरीके से तैनाती उन्हें रखनी है अपनी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने वहां पे इस बार बहुत फेयर एंड इलेक्शन कराने का जो कवायद किया है वो सराहनीय है। इसी जगह जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो करीब 45 हत्याएं हुई थी, जो इस बार एक भी हत्या नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन खासकर जो अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात किए थे, उन्होंने बहुत बखूबी से इस चीज को अंजाम दिया है। अब जहां भी गड़बड़ी आई है और जो पर्यवेक्षक ने वहां पे उसको महसूस किया है, वहां पर रीपोलिंग हो रही है। और अब जो 225 बूथों पर रीपोलिंग की कवायद 21 मई को होगी, वो भी इसी कड़ी से जोड़ के देखा जा रहा है, जहां पर गड़बड़ियां हुई और वो टेप वगैरह साट दिया गया ईवीएम पे। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो लोग नहीं चुनाव में भाग ले पा रहे थे, उनको खुले तौर पर ये आजादी प्रदान की गई कि वो आकर अपना मत दे सके। और यही कारण है जिसके कारण टीएमसी के लोग भयभीत हैं कि जो लोगों को उन्होंने आज तक वंचित रखा था वोट देने से, वो सब खुल के आए हैं और वोट दिए हैं। और वो लगता है उनको कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए वो बार बार कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कहीं से उनको राहत नहीं मिली, क्योंकि इन एजेंसीज को कहीं पे इस तरीके की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं लगी जिसका वो जिक्र करती रही। तो मुझे लगता है इस बार बदलाव की राजनीति वेस्ट बंगाल में होने वाली है और यही कारण है जो लोगों में इतनी उथल पुथल मची हुई है। अन्यथा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, उसमें भी
टीएमसी के लोग ही मारपीट करते देखे गए। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कोई मारपीट का ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अब कल ही नतीजे आने हैं। 21 मई को जहां पर रीपोलिंग है उसका तो लगता है कि बाद में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव की राजनीति इस बार जरूर होगी वेस्ट बंगाल में। हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए कि अंतोगतवा रिजल्ट क्या होता है। बिल्कुल आलोक जी, आप सही कह रहे हैं सर। और अगर बात की जाए तो जब जब यहाँ पर वोट प्रतिशत बेहद अधिक बढ़ता है तब तब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, ये भी इतिहास कहता है। लेकिन ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये एसआईआर का एक डर भी जो है वो नजर आया है। जिस तरीके से लगातार लोग घरों से बाहर जाते नजर आए, वोट का इस्तेमाल अपना करते रहे। और दूसरा इम्पैक्ट ये भी रहा कि सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद थे, तो वह जो है वो कम हुआ, इसलिए भी वोट प्रतिशत आगे बढ़ा है। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बंगाल चुनाव पर कुणाल घोष का बयान सामने आया है। मतदान और दोबारा से मतदान दोनों में जीतेंगे, यानी कि पहले जो मतदान हुआ और दोबारा जो मतदान होगा उसमें हम दोनों में ही जीतेंगे। कुणाल घोष ये कह रहे हैं बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनाएंगे, ये कहा जा रहा है। बीजेपी अपना वक्त बर्बाद कर रही है। कुणाल घोष कह रहे हैं कि दोबारा से मतदान कराकर बीजेपी अपना वक्त बर्बाद कर रही है। पहले मतदान हुआ वो, और अब जब दोबारा मतदान होगा तो दोनों में ही हम लोग ही जीतेंगे और टीएमसी ही अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए हों, यहाँ पर अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल कुछ भी आए हो, लेकिन टीएमसी का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी काफी हाई नजर आ रहा है। क्या धरना का नोटंकी है भाजपा का? असली धरना तो हम लोग, मैं, डॉक्टर शोशी पांजा, हमारा चीफ इलेक्शन एजेंट अयन, दूसरा कैंडिडेट्स, हम लोग तो थर्सडे कर दिया। और हमारा प्रेशर में वो इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ा। वो जो विदाउट एनी विटनेस वो स्ट्रांग रूम में मूवमेंट हुआ था, वो दोबारा नहीं होगा। हम लोग पॉइंट आउट किए थे जो पोस्टल बैलेट का जो स्ट्रांग रूम है उसका अंदर सीसी नहीं है, उसका लाइव स्ट्रीमिंग बाहर में स्क्रीन पे होना चाहिए। वो तो इंस्टॉल हो गया, हम लोग आज चेक कर लिया, तो सब कुछ हो गया। कल कौन लोग नौटंकी करेंगे, क्या मतलब है इसका? रीपोलिंग जो होगा तृणमूल कांग्रेस जीतेगा, पोलिंग में भी जीतेगा, रीपोलिंग में भी जीतेगा, बंगाल में जीतेगा, सरकार बनाएगा टीएमसी। भाजपा फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है। राहुल लाल जी, एग्जिट पोल कुछ भी कह रहा हो, लेकिन टीएमसी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई है। वोट प्रतिशत कुछ भी हो, लेकिन टीएमसी का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। कांटे की टक्कर इस बार देखी जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर दोबारा से मतदान की, रिपोलिंग की अगर बात की जाए, तो कितना इम्पैक्ट इस फाल्टा सीट पर पड़ने वाला है इसका? नहीं, देखिए, फाल्टा एक तरह से वो तृणमूल कांग्रेस के गढ़ के रूप में है। वहां पे एक तरह से अगर इसमें हो सकता है कि जो मार्जिन थोड़ा और बड़ा मार्जिन से वो जीतती, लेकिन अब हो सकता है कि मार्जिन कम हो जाए, तो थोड़ी बहुत मार्जिन का ही अंतर आएगा। ये सीट अभी भी टीएमसी के लिए मैं मानता हूं कि बिल्कुल एक तरह से असुरक्षित सीट के रूप में है। वहां पे बहुत ज्यादा तृणमूल कांग्रेस को परेशानी नहीं आनी है। और जो आप बार बार एक हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जब तमाम जो है कि मतदान प्रतिशत अभूतपूर्व तौर पे हुआ है, 92-93% जो है वो अभूतपूर्व मतदान प्रतिशत है, और इसके बावजूद भी टीएमसी के जो है कि कॉन्फिडेंस में कमी क्यों नहीं आई है? तो देखिए, जैसा कि आपने व्याख्या किया कि एक तो मतदान प्रतिशत जो अभूतपूर्व है वो एसआईआर के कारण है, दूसरा अर्धसैनिक बलों की जो है कि वो पर्याप्त उपस्थिति के कारण है कि हर कोई जो है बिना डरे सहमे हुए वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद भी कई तथ्यों की तरफ हम लोगों को जाना पड़ेगा। और उन तथ्यों में एक तरह से यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस के मूल वोटर कौन कौन है। तृणमूल कांग्रेस के मूल वोटर्स में जो है कि वो अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोटर्स जो है कि वो सबसे उनका स्थान काफी प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से रिवर्स वहां पे जो पोलराइजेशन की कोशिशें की, उस कारण से जो मुस्लिम वोटों को अलग अलग जगह बंटना था कि वो कहीं वामपंथियों को वोट करते, कांग्रेस को बहुत ज्यादा वोट करते, तो वो अलग अलग हिस्से में या हुमायूं कबीर को वोट करते, एआईएमआईएम को वोट करते, वो वोट कई हिस्सों में बंटते तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता। लेकिन वो वोट बढ़ता हुआ कम दिख रहा है। वो वोट जो है कि वो टीएमसी के खेमे में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मुस्लिम वोट जो है कि उसमें बिखराव नहीं हुआ है, तो फिर हिंदू वोट जो है वो रिवर्स पोलराइजेशन में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास चले जानी चाहिए थी। ये स्थितियां बननी थी।
वो स्थितियां बन जाती। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है और वहां पे जो महिला फैक्टर है, मतदाता फैक्टर है, वो उसको जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं से ममता बनर्जी ने लाभान्वित किया है, तो वो हमें लग रहा है कि जो महिला वाला फैक्टर है वो ममता बनर्जी के लिए एक तरह से ढाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर हम लोग देखें कि उत्तर बंगाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है, वो कम से कम 2019 के लोकसभा चुनाव से तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए रही है। और उस अच्छे प्रदर्शन में हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रवंशी समूह के लोग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को परंपरागत तौर पे वोट करते हुए रहे। इसके अलावा जो है कि जो मतवा समूह के लोग हैं उत्तर बंगाल से लेके दक्षिण बंगाल के इधर नदिया तक हम लोग देख रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को पूरा वोट करते हुए रहे। लेकिन इस बार वहां पे भी तृणमूल कांग्रेस ने काफी मेहनत किया। वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसकी झलक दिखनी शुरू हो जाती है कि और मतवा समुदाय के जिस प्रकार से नाम कटे हैं अच्छे खासे भारी संख्या में। हम लोग ये चर्चा लगातार जरूर करते रहते हैं कि भी मुस्लिमों के नाम कटे हैं, मुस्लिमों के नाम तो कटे ही हैं, लेकिन मतवा समुदाय के लोगों के भी नाम कटे हैं, क्योंकि सीए ला के जो उनको नागरिकता दी जानी थी वो नहीं मिल पाई है उनको, और उसके कारण से उनमें बड़ी नाराजगी है। तो जिन लोगों के नाम नहीं कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पहले तो वो पुरजोर समर्थक होते थे, लेकिन वहां पे भी मैं नहीं कह रहा कि वो पूरा वोट जो है कि तृणमूल की तरफ आ गया, लेकिन उसमें भी तृणमूल कांग्रेस ने जो है मैडम संदमारी की है वहां पे। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां पश्चिम बंगाल की दिखती हैं कि तमाम एग्जिट पोलों के बावजूद भी इसके कारण से टीएमसी के कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिखती है हम लोगों को। ठीक है राहुल लाल जी, इसी को हम जो है